वंदे मातरम पे इनको ट्रैप में फंसने की कोई आवश्यकता थी नहीं। जिस तरह से प्रियंका गांधी कल इस ट्रैप में फंस गई कि साहब आप वंदे मातरम को इस्तेमाल कर रहे हो और ये सब कर रहे हो, यानी ममता दीदी नहीं फंसी ममता ने तो तारीफ की वंदे मातरम की और कि इससे कांग्रेस फंस बढ़िया गई। हुआ। मजे हाँ की बात ये है इसमें कि ममता दीदी इस ट्रैप में नहीं फंसी, लेकिन सर, कांग्रेस फंस गई। सर पॉलिटिक्स में अनुभव अनुभव इसी को तो कहते हैं। प्रियंका गांधी कह तो रही थी कि मैं तो पहली बार की पार्लियामेंटेरियन हूं, मैं तो फर्स्ट टाइमर हूं। फर्स्ट टाइमर सांसद को आप ऐसे मुद्दे पे बोलने के लिए बोल रहे हो, और वो ये कह रही है कि आप खुलेआम कह रही है कि आप वंदे मातरम नहीं वहां पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए करना चाहते हो। वहां पे ट्रैप ट्रैप इस प्रकार का था कि आप समझिए कि अगर आप बोलेंगे तो भी फंसेंगे, और अगर आप नहीं बोलेंगे बायकाट करेंगे तो बहुत भयंकर फंसेंगे, इससे भी ज्यादा फंसेंगे। तो अल्टीमेटली सबको बोलना ही पड़ा उस मुद्दे पे। प्रियंका गांधी, वैसे एक बात बताऊं सर, अगर आपकी भी ओपिनियन हो इसमें, राहुल गांधी से तो ठीक ही बोलती है सर। हाँ, राहुल गांधी से तो बेटर। हाँ एक तो वो एरोगेंस नहीं दिखाती ना उस तरह की, हाँ तो इसलिए हाँ अभी। हाँ हाँ। वो थोड़ा और जोली ऐसा भी फेलो नहीं टाइप दिखता में हंसी कि वो, हंसी हंसी में बोलती है। हाँ, मतलब थोड़ा इजी रहते बोलती है, काम हाँ रहती है। हाँ और हाँ। थोड़ा ये भी उसमें दिखता हाइपर है नहीं कि होती। भाई ऐसा नहीं लगता है कि वो रटा हुआ बोल रही है। जी तो जी इसका तो जी। साफ दिखता है कि वो तो एक ही हाँ। फ्लो में, एक ही स्पीड में बिल्कुल बोले चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। जरा सा भी अगर धीमा हो जाए तो फिर उल्टा हो जाएगा उसका मामला। और सोच राहुल समझ के कोई गांधी की बोल ही जब नहीं रहा है। स्पीच खत्म होती है ना, किसी को पता नहीं लगता कि यहाँ फुल स्टॉप आने वाला है, एकदम बैठ जाता है ये। जब कोई भी अच्छा वक्ता होता है तो वो अपनी स्पीच को पहले तो शुरुआत करता है, फिर उसे हाई पिच पे लेकर के जाता है, फिर धीरे धीरे उसे नीचे लेके जाता है, और फिर जो है एक छोटा सा इंट्रो वो दे के, क्या कहते हैं, प्रस्तावना टाइप की, उसके बाद बैठता है। राहुल गांधी को तो ऐसा लगता है कि भैया ये इसके जो है सारे पॉइंट खत्म हो गए, और वो एकदम बीच में बैठ जाता है। मैंने राहुल गांधी का पहली बार 2007 में सर एक चुनाव रैली कवरेज की थी। राहुल गांधी फर्स्ट टाइम जब प्रचार करने निकले थे, ये राकेश टिकैत के समर्थन में एक रैली करने के लिए आए थे मुजफ्फरनगर में। पहली रैली मैंने एज ए रिपोर्टर इनकी कवर की थी। वहां शुरुआत बहुत बढ़िया की थी, ऐसे ही जैसे आज जो है वो असम के वो रेशमी धागे और फलाना वो सब सुनाने लगे थे। और उस दिन वहां पे 3 मिनट तक तो माहौल बनाया, और 5वें मिनट में नीचे बैठ गया, धन्यवाद यूं कह के। लोग कहने लगे यार स्पीच खत्म होगी, 5 या 7 मिनट में स्पीच खत्म होगी थी। और राहुल गांधी आज भी मुझे ऐसे यहाँ लगता है पे भी कि क्या था, बिना यहाँ पर्ची के 5 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते। राजस्थान में भी ऐसे ही आए थे और हाँ 5 मिनट में इनकी स्पीच खत्म हो गई थी। और इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, लोगों ने इतना हल्ला किया था इसके ऊपर कि साहब हम इतनी देर से आए, इतनी दूर से, हाँ। इतने घंटों आपका और बड़ी इंतजार किया, लेट हुआ रैली हुई पाँच थी मिनट शुरू। में आप रवाना हो गए। और रैलियां बड़ी लेट पहले हुई वो थी, लोग घंटों पहले से वेट उसकी कर जो रहे थे। थी उस कैपेसिटी 5 मिनट थी, अब बढ़ के 20 मिनट तक हो गई है। हाँ, और उस नहीं, उसकी अपनी कैपेसिटी 5 ही मिनट है, उसमें 10 मिनट आगे पर्ची के, और 10 मिनट जो उसकी टीम है उनके फीडबैक के वो जोड़ देता है, तो वो है उसकी अपनी कैपेसिटी अभी भी 5 ही मिनट है। वो टोटल मिला के 20 मिनट हो जाती है, 5-10 मिनट आगे जुड़ जाती है। 45 दिन हो गए क्या अभी? आज 45 दिन की बात भी कर रहे थे राहुल गांधी। 45 दिन नहीं, वो 45 दिन का तो वो ये कह रहे थे कि वो जो सीसीटीवी की 45 दिन फुटेज। बाद डिलीट कर देते तो भाई, रूल्स में है कि जब तक का जो लिमिटेशन का टाइम है तब तक सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रिजर्व रखे जाएंगे। जब लिमिटेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, कि आप सिविल सूट का लिमिटेशन का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद डिलीट कर देंगे। हाँ। तो उसके पहले तो कुछ करते नहीं, तो 45 दिन होते तो 46वें दिन बोलना शुरू करते। अरे सर, इनसे कोई ये पूछे ना कि तुमने एसआईआर को लेके बिहार में इतना हल्ला मचाया, कितनी जगह आपने ऑब्जेक्शन किया, कितनी जगह आपने सीसीटीवी फुटेज मांगी, पूछो तो कोई सर इनसे। तो निशिकांत आज दुबे कह ईवीएम भी रहे आ थे गई कि वापस। आज वापस आ हाँ गई ईवीएम। हाँ, ईवीएम भी वापस आ गई। ईवीएम, वो तो मनीष तिवारी ने भी कहा कि अगर ईवीएम से जो है वीवीएम के साथ आप सबके साथ वीवीपैट नहीं लगा सकते तो आप बैलेट पे आ जाओ। तो ये लोग उदाहरण देने लगते हैं अमेरिका का, इंग्लैंड का, फलाने का। अरे भाई या वहाँ छोटे छोटे चुनाव हैं, अमेरिका का तो फिर भी बड़ा है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण देने लगते हैं। जितने वहां टोटल वोट डलते हैं ना, तो इतने की तो अमेरिका तीन की तो चार बात लोकसभा ही है नहीं हमारी। करनी चाहिए इनको, वहाँ एक एक महीना लगता है। हाँ, वहां तो ऐसे होता है, वोट वोट का वो लगे रहते हैं, और उसमें वोट जब मर्जी चाहो डाल के आ जाओ अपना, ऐसे लगे रहते हैं अमेरिका में तो। और यहाँ की 4 विधानसभा, यहाँ की 4 लोकसभाओं के बराबर कई कंट्री की वोटिंग नहीं है।
जिनकी ये बात करते हैं। और निशिकांत दुबे ने कितनी बढ़िया बात कही कि जब बैलेट से मतदान होता था उस समय आप सबको याद होगा, आप तो सर उस समय निर्वाचन अधिकारी भी रहे होंगे, होता क्या था कि सारे के सारे बॉक्स एक जगह डाले जाते थे। हमारे पिताजी की भी ड्यूटी लगती थी काउंटिंग में, तो पहले बंडल ही बनते रहते थे, पहले दिन तो सारे एक जगह मिला देते थे। आज तो ईवीएम के माध्यम से आप ये भी मालूम कर सकते हो कि किस बूथ पे कितने वोट पड़े, किस पोलिंग स्टेशन पे कितना वोटिंग हुआ, सब मालूम कर सकते हो। उस समय नहीं होता था कि उस समय पार्लियामेंट में डिबेट करते हुए इन्हीं कांग्रेसियों ने कहा था कि साहब अगर ये पता लग गया ना कि किस बूथ पे किसे कितने वोट मिले हैं तो वहां लोगों का जीना आराम कर देंगे ये लोग। ये इतना भय था इन लोगों का। शेषन ने किया था, शेषन के हाँ पहले तो वैसे ही होता था, क्योंकि मुझे ध्यान है 89 का जो 89 में हुआ था ना चुनाव लोकसभा का। हाँ 89 में वीपी सिंह वाला हुआ था। तो 89 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था तो उसमें गिनती बूथ वाइज ही हुई थी, क्योंकि मैं उसमें ईआरओ था, तो एक टेबल पे मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी, तो वहाँ बूथ वाइज जो थे सब लोग बैठ के नोट कर रहे थे। लेकिन जो अगला चुनाव हुआ 91 92 में, उसमें फिर ये बैलेट वाला आ गया था, ये मिक्सिंग वाला आ गया था। मिक्सिंग वाला आ गया। शेषन ने किया था मिक्सिंग वाला। हाँ हाँ, तो ये इनकी बदमाशी तो थी सर। हम तो कई बार कहते हैं ना, आपके चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि अगर ये ईवीएम नहीं आती तो मायावती कभी मुख्यमंत्री नहीं बनती यूपी की।